नमस्कार, मैं रविश कुमार दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मगर इंडिया टुडे, आउटलुक और वीक जैसी अंग्रेजी की साप्ताहिक पत्रिकाओं ने सरकारी और प्राइवेट कॉलेज की रेटिंग शुरू की। पहली बार इंडिया टुडे ने कॉलेज की रैंकिंग कब की इसका तो ध्यान नहीं, मगर 10-12 साल से यह पत्रिका रेटिंग तो कर ही रही है। हर साल बेस्ट कॉलेज का विशेषांक आता है। नंबर 1 कॉलेज की तस्वीर होती है खुशहाल हंसते मुस्कुराते छात्रों की तस्वीरों के साथ, जिन्हें देखकर लगता है कि भारत में भी नंबर 1 कॉलेज हैं। हम सब ने इन विशेषांकों को देखा ही होगा। इसके बाद और इसी के साथ साथ कई एजेंसियां और न्यूज़ चैनल भी नंबर 1, नंबर 2 बनाने लगे, जिनमें प्राइवेट कॉलेजों का बोलबाला होने लगा। फिर भी कुछ कॉलेज तमाम तरह की सूचियों में स्थायी भाव से बने रहे। ऐसा नहीं है कि उस वक्त सरकार कॉलेजों की ग्रेडिंग नहीं कर रही थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नैक जिसे बोलते हैं संक्षेप में, यह संस्था है कॉलेज और विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग कर रही है। 1994 में बेंगलुरु में इसका मुख्यालय बनाया गया। कोई भी कॉलेज विश्वविद्यालय 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख और 6 लाख तक सर्विस टैक्स के साथ फीस जमा कर नैक की टीम को आमंत्रित करवा सकता है कि वो आएं और उनके संस्थान की जांच करके ग्रेडिंग दें। 7,674 कॉलेज आपके देश में, 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय। इनमें से 2014-15 में 47 विश्वविद्यालय और 807 कॉलेज ने नैक से अपनी ग्रेडिंग कराई। कहीं कहीं कुछ अलग संख्या भी है। ए ग्रेड वालों को 5-5 साल पर ग्रेडिंग करानी पड़ती है, उससे ज्यादा वालों को, और ए से नीचे बी और बी प्लस को 3 साल में, ऐसे कुछ नियम है। नैक की कई रिपोर्ट आ चुकी है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भारत में क्या सुधार हुआ, इसका मूल्यांकन टीवी के बहस में शायद संपूर्ण रूप से ना हो सके, मगर हम इस संदर्भ में यह सवाल कर सकते हैं कि जब पिछले 3 बजट से ही शिक्षा का बजट कम होते जा रहा है, तो नैक की ग्रेडिंग के बाद भी इन संस्थानों में सुधार किस हद तक हो सका होगा। पिछले तीन बजट के पहले तमाम बजटों का भी यही हाल रहा होगा। हम शिक्षा में खर्च कम करते जा रहे हैं। क्या बिना खर्च के ही शिक्षा की गुणवत्ता हम बढ़ा सकते हैं? कॉलेज की ग्रेडिंग में सुधार किया जा सकता है क्या? हमें यह देखना होगा कि नैक के मूल्यांकन की यात्रा में महानगरों के कॉलेज या विश्वविद्यालय की तुलना में कस्बों, जिलों और राज्यों की राजधानियों के कॉलेज ने कितना सुधार किया है। क्या वो लगातार पिछड़ते ही चले जा रहे हैं या वो सुधर रहे हैं? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 2015 में एक फैसला किया और 2016 से एक रेटिंग की नई व्यवस्था की। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF इसे कहते हैं। इसकी दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई है। ये नैक से अलग है। नैक में ग्रेडिंग होती है। एक ग्रेड का मतलब 10 कॉलेज ए ग्रेड में हो सकते हैं, A++ में 5 कॉलेज हो सकते हैं। रैंकिंग में आपको नंबर 1, नंबर 2 जानने को मिलेगा। नैक के अलावा रैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इससे हम क्या अलग हासिल करने जा रहे हैं कॉलेज के बारे में जानकारी को लेकर और उसकी गुणवत्ता के बारे में। फिर नैक की जो संस्था इतने वर्षों में विकसित हुई है, वो उसकी अब भूमिका क्या रह जाएगी? यह नई व्यवस्था जब रेटिंग की धीरे धीरे विकसित हो रही है, इसलिए बहुत से कॉलेज आवेदन नहीं कर पाए। लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की इस साल रेटिंग नहीं निकली है। बहुत से कॉलेज नैक की तैयारी में ही उलझे रहे, तो नई रेटिंग के लिए आवेदन नहीं कर सके। फिर भी 3300 उच्च संस्थानों ने इसमें हिस्सा लिया है और इन 3300 में से चोटी के 100 कॉलेज की एक सूची निकाली गई है। कॉलेजों की नई रेटिंग की सूची देख रहा था। इसमें दूर दराज के कुछ कॉलेजों को पहले 100 में जगह मिली है। पहले 100 में नहीं, बल्कि चोटी के 10 और 20 कॉलेजों में भी मिली है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सारे कॉलेज रेटिंग सिस्टम में आवेदन नहीं कर सके, मगर पूरे भारत में चोटी के 20 कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे कॉलेज के नाम हैं जो कैंपस के नहीं माने जाते हैं और पारंपरिक रूप से मशहूर कॉलेज या प्रतिष्ठित कॉलेज की सूची में नहीं गिने जाते थे धारणा के स्तर पर। स्टीफेंस, हिंदू, रामजस सहित कई कॉलेजों ने इस बार रेटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फिर भी भारत के 100 कॉलेज में से आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज 5वें नंबर पर है, दयाल सिंह कॉलेज 8वें नंबर पर है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज 9वें नंबर पर है, केशव महाविद्यालय 15वें नंबर पर है और आचार्य नरेंद्र देव 20वें नंबर पर है। इस जुलाई में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो छात्र इस रैंकिंग को कितना महत्व देगा और इस रैंकिंग का कॉलेज के कट ऑफ लिस्ट पर क्या असर पड़ने वाला, ये मैं नहीं बता सकता। अभी हमने आपको बताया कि मानव संसाधन मंत्रालय की एक संस्था नैक भी ग्रेडिंग करती है। नैक का पूरा नाम क्या हुआ? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। और इसी मानव संसाधन मंत्रालय ने एक नई रैंकिंग की व्यवस्था शुरू की है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF। 17 जनवरी 2017 के हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भी कॉलेज A++ नैक के हिसाब से ग्रेडिंग नहीं पा सका। DU के कॉलेज अधिकतम A+ ही पा सके, AA+ किसी को नहीं मिला। नैक की सूची में आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज को A ग्रेड मिला हुआ है, मगर NIFR की रैंकिंग में पूरे भारत के कॉलेज में यह 20वें नंबर पर है।
नैक की सूची में गुरु नानक देव खालसा कॉलेज को B++ मिला हुआ है। NIFR की रैंकिंग में इस कॉलेज का स्थान पूरे भारत में 46वां है। नैक की रेटिंग में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को B ग्रेड मिला है, यानी खराब है एक तरह से, या ठीक ठाक कहिए, मगर नई रैंकिंग में यह कॉलेज पूरे भारत में 9वें नंबर पर है। यह कैसे हो सकता है? जो कॉलेज नैक के टॉप 10 में नहीं है वो ऑल इंडिया में नंबर 1 पर है, या जो कॉलेज नैक की सूची में DU के 62 कॉलेज में 9वें स्थान पर है वो ऑल इंडिया लेवल पर 20वें स्थान पर है। तो क्या अब नैक प्रासंगिक नहीं है? हम कैसे समझेंगे? इन सब चीजों को हमें जानना भी चाहिए। 2015-16 की टाइम्स हायर एजुकेशन, ये दुनिया में रैंकिंग करती है, इसमें भारत का एक भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इसको स्थान नहीं मिला। 2015-16 की रैंकिंग के अनुसार, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग के अनुसार, भारत की रैंकिंग में जो नंबर 1 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर वाली, वो 251 से लेकर 300 के बीच में है दुनिया भर में। और तीसरे नंबर पर जो भारत में स्थान प्राप्त हुआ है IIT बेंगलोर का, वो पूरा टाइम्स रैंकिंग में 351 से 400 के बीच था। जब दुनिया में मुल्कों की रेटिंग हो रही है तो कॉलेज की क्यों नहीं होगी? हम टीवी वाले तो TRP के ही मारे हैं। एलियन यमुना खादर में आके गाय चरा रहे हो या बगदादी को हर रात मारिए तो भी आप नंबर 1 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पत्रकारिता में नंबर 1 का मुकाम हासिल कर लिया। आजकल तो नंबर 1 की रेटिंग मिल रही है योगी जी से, इसीलिए आप ज्यादातर चैनलों में योगी जी को देखेंगे। उनके फैसले से कम उनकी कुछ भी कर रहे हो योगी जी जरूर होते हैं, क्योंकि ये बात सत्य है कि योगी जी जब भी आते हैं रेटिंग आजकल बढ़ जाती है चैनलों की। तो खैर, यूनिवर्सिटी की रेटिंग क्या टीवी की रेटिंग जैसी ही है? अगर हम किसी को नंबर 1 कहते हैं तो उसका दायरा क्या है? पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, इन सब चीजों की क्या तस्वीर हमारे सामने आती है? क्या विश्वविद्यालयों या कॉलेज की रेटिंग को भी इस नजर से हम देखें? क्या रेटिंग किसी कॉलेज या देश की शिक्षा व्यवस्था की सही तस्वीर पेश कर सकती है? बताया गया कि रेटिंग के लिए नियम काफी सख्त किए गए हैं। इसके लिए कॉलेज को हलफनामा देना पड़ा है, कि एफिडेविट लिख के देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? जब नैक के तहत आप अनिवार्य रूप से DU के कॉलेज करा ही रहे हैं तो अलग से हलफनामा देने की क्या जरूरत पड़ी? क्या वो हलफनामा पब्लिक के सामने भी पेश किया जा सकता है जिसके आधार पर हम इन रैंकों का मूल्यांकन करें? तो प्राइम टाइम में हम इन्हीं सब पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं, शिक्षाविद, और प्रोफेसर फुरकान कमर साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं आप एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के। ये नैक ठीक है सर कि ये NIRF ठीक है? मेरा ख्याल दोनों ठीक है। दोनों क्यों ठीक है? जब एक है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है? पहली चीज तो ये कि जो नैक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन, इज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, और आमतौर पे दुनिया में ये जो नैक का असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का प्रोसेस होता है वो बाइनरी होता है, या तो इंस्टीट्यूशन एक्रेडिटेड है या एक्रेडिटेड नहीं है। क्योंकि ये जो असेसमेंट का प्रोसेस है वो ये देखता है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ क्वालिटी वहां पर मौजूद है कि नहीं है। इंडिया और कुछ 2-4 दूसरे कंट्रीज में ये हुआ कि साहब इस असेसमेंट को बाइनरी न बना करके कुछ ग्रेड्स में डाल दिया जाए, और हिंदुस्तान में इसको लेकर के कई एक्सपीरियंस हुए। 5 स्टार रेटिंग हुई, 9 पॉइंट स्केल पे गए, 7 पॉइंट स्केल पे गए। लेकिन एक बड़ा एलॉबोरेट प्रोसीजर है नैक का। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट आएगी, पीयर टीम जाएगी, उसका असेसमेंट होगा, और उन सब के बाद ठीक है। इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार आया? तो कई साल से चल रहा है, नैक के ग्रेडिंग से क्या फर्क पड़ गया? देखिए, क्या सुधार आया इसके बारे में बहस हो सकती है, लेकिन कंसेप्चुअली इससे सुधार आ जाना चाहिए नैक की व्यवस्था से, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया। क्योंकि उस नैक की व्यवस्था में आपको हुआ नहीं ना सर। बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं कि लोग गए, खाए पिए, टैक्सी में घूमे, दोनों चीजें। कभी कभी होता है कुछ चीजें जो नेगेटिव होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, उनकी पब्लिसिटी ज्यादा हो जाती है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी कॉलेज में, ज्यादातर डिपार्टमेंट में देखता हूं तो उसमें प्रोफेसर या लेक्चरर की संख्या कम है, ठीक, ये सब होते हुए भी, बजट कम होते हुए भी, ठीक है, आजकल कॉलेजों को कुछ पैसा मिलता भी है, नैक में ही ग्रेड कैसे आ जाता है? मुझे इसका फर्क बताइए कि नैक जब है, या तो हम उसी को मान्यता दें, उसके रहते ये रेटिंग सिस्टम लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? देखिए, अब चूंकि कई सवाल आप मिक्स कर रहे हैं। पहला सवाल आपने ये कहा कि कुछ संस्थाओं के बारे में हमारा एक पॉपुलर परसेप्शन होता है, हाँ, कि ये अच्छी संस्था है, हाँ, और ये टूटना भी चाहिए। और वो पॉपुलर परसेप्शन बहुत सारे कारणों से बनता है। हिस्टोरिकल कारण हो सकते हैं, आजकल का मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो सकता है। ये पॉपुलर परसेप्शन रियलिटी, यथार्थ के करीब भी हो सकता है और उससे बहुत नहीं भी हो सकता। सही बात है, हाँ। इसलिए कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्टिव, रिलायबल
ट्रांसपेरेंट मेथड हो जो कि सिर्फ एक पॉपुलर परसेप्शन वो नैक है। नैक की जो अवधारणा है उसमें है। आपके हिसाब से है कि नहीं है? छोड़िए ना, लेटर इन स्पिरिट की बात नहीं करते सर। नहीं, दोनों को साथ लेकर लेटर इन स्पिरिट से इस देश में कानून कहां चलता है? आप देखिए ना, सड़क पे लेके लोगों को मार देते हैं। तो अभी बात करते हैं, होता है कि नहीं होता है? दोनों चीजों उसकी को बात साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जो उसकी अवधारणा है, नहीं, मैं उसका प्रिंट आउट नहीं पढ़ूंगा, होता है कि नहीं होता है इसका बताइए। मैं पत्रकार हूं ना सर। हाँ, जो लिखा हुआ है वो तो ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन जो होता है वो क्या होता है? देखिए, जो रियलिटी में होता है कि कुछ जगहों पर जब उनके ग्रेड पॉपुलर परसेप्शन से मैच नहीं करते तो हम अक्सर चिंतित होते हैं। ठीक है, और चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि ये वेरिएशन एक तरफ आपकी ये सोच हो सकती है कि नहीं साहब, कुछ दूसरे फैक्टर्स थे जो नॉन एकेडमिक फैक्टर्स थे, उसने इन्फ्लुएंस। ठीक है, हम सामान्य दर्शकों के लिए भी ये चर्चा कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, उनको मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को नंबर 1 कहते हैं, वो एक ही मिनिस्ट्री के एक एजेंसी में नंबर 1 है या नंबर 9 पर है, लेकिन उसी के पहले से चली आ रही व्यवस्था की रेटिंग एजेंसी में वो B+ है। B+ तो खराब ही माना जाता है ना, उसको ठीक ठीक क्यों कहें? B+ खराब है, मतलब, है ना? किस ग्रेड में आप देख रहे हैं? A++ तो नहीं है ना, ये 3 चोटी के प्लस में तो नहीं है। जो B+ है या B है, वो इंडिया के टॉप 20 में कैसे हो सकता है? देखिए, आप चूंकि सवाल आपके थोड़े से मिक्स्ड है, तो थोड़ा सा उसी का जवाब दीजिए ना। हाँ, वो फिर मैं कृष्ण कुमार जी के पास तो नैक की व्यवस्था थी, वो जैसी भी व्यवस्था है उसको होना चाहिए, क्योंकि एक पीयर रिव्यू क्वालिटी असेसमेंट प्रोसेस है। और वो लिंक्ड है दुनिया के सारे दूसरे देशों में जो इस तरह की क्वालिटी एश्योरेंस की व्यवस्था है। ठीक है, हाँ। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि हम NIRF की रैंकिंग या कोई भी दूसरी रैंकिंग की तरफ क्यों जाएं? इस समय सिचुएशन ये थी अपने देश की कि एक तरफ तो हम वर्ल्ड रैंकिंग के पीछे भाग रहे थे, और रोजाना आप ये समाचार देख रहे थे कि वर्ल्ड रैंकिंग में हम कहीं नहीं आ रहे हैं। आपने भी उदाहरण दिए कि हमारी, तो हम उसके तुलना में नैक को सामने क्यों नहीं रखे कि हम तो अपना खुद करते हैं या इसी को छापो? वो भी छपता है, नैक वाला भी छपता है, ऐसी बात नहीं। ये एक संभावना हो सकती थी कि नैक वो एजेंसी होती जो रैंकिंग करती। अभी भी यहाँ नैक को न दे करके जो दूसरी हमारी असेसमेंट की एजेंसी है NBA, उसको रैंकिंग की जिम्मेदारी दी गई। शायद उन्होंने कुछ फैक्टर देखे होंगे कि टेक्नोलॉजी की कौन ज्यादा एक्सेस कर सकता है, तो वो बहस का मुद्दा नहीं है। तो एक तो ये कि वर्ल्ड क्लास की रैंकिंग पाने के लिए यूनिवर्सिटियों को एग्जॉर्ट किया जा रहा था। उसमें कुछ फैक्टर्स मिले ऐसे जो कि इंडिया की सिचुएशन को सूट नहीं करते। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि वहां पर डाइवर्सिटी पर कोई 10 से लेकर के 17% का फोकस है। चाहे आप टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग ले लें, ठीक है, या QS रैंकिंग ले लें। हाँ। अब ये जो डाइवर्सिटी वो डिफाइन करते हैं, वो सिर्फ इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। अगर आप किसी यूरोप के देश में हैं और एक यूनिवर्सिटी है, तो 4-4 घंटे के डिस्टेंस वाले जो दूसरे कंट्रीज हैं, अगर वहां से आपके पास फैकल्टी आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने इस पैरामीटर्स को अपने यहाँ बदल दिया। तो वो ये हुआ कि भाई इस पैरामीटर्स को हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें डाइवर्सिटी के थोड़े से ब्रॉडर पैरामीटर। ठीक है, ये बात समझ में शायद हम उन लोगों को भी कन्विंस करने की कोशिश करते, या अभी भी करना चाहिए कि वो डाइवर्सिटी को थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन। ये रेटिंग में वो डाइवर्सिटी है जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसमें डाइवर्सिटी का पैरामीटर है। और डाइवर्सिटी में रीजनल डाइवर्सिटी भी है, जेंडर डाइवर्सिटी भी है, सोशल ग्रुप डाइवर्सिटी भी है, और फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए भी डाइवर्सिटी है। इन सब को देखते हुए अब सवाल जो उठता है कि दुनिया के बहुत कम देश ऐसे होंगे जहां सरकारें खुद रैंकिंग करती हों, जहां के मिनिस्ट्री के फोरम से रैंकिंग आती हो। तो इंडिया में गवर्नमेंट इस रैंकिंग में क्यों आई? लेकिन गवर्नमेंट की इस रैंकिंग में आने से पहले हमारे जितने पब्लिकेशन हाउसेस, कई एक मीडिया हाउसेस, ये लोग उनकी विश्वसनीयता तो हर समय वो रैंकिंग, उनकी विश्वसनीयता पे लोग सवाल उठाते थे, उसको कभी विज्ञापन से लिंक करके देखते थे, उसको कभी दूसरी चीजों से। तो शायद ये आवश्यकता महसूस हुई कि किसी एक ऐसी संस्था को लिया जाए जिसके बारे में जिसके ये कंसिडरेशन नहीं होंगे, और इसको इवॉल्व करके एक मेथोडोलॉजी बनी है। इट इज अ परफेक्ट मेथोडोलॉजी दैट आई कैन नॉट से, इट हैज मेनी थिंग्स। तो अभी बन ही रहा है, तो 2016 में है, 2017 है, तो कुछ कमियां तो निकलेंगी ही निकलेंगी। और उन पे हमारा काम भी वही है कि हम उसको सवालों के नजरिए से उसको देखें, परखें कि ये कितना अच्छा है। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नैक की इतनी रेटिंग के बाद जो ग्रेडिंग है, उससे जो हमारी समझ बनी, उससे नीतियों के स्तर पर क्या बदलाव आया, और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन कितना बेहतर हुआ उससे,
और ये जो नई रेटिंग आई है इसे लेकर आपके मन में किस तरह के सवाल हैं? देखिए, बहुत पीछे जाना होगा चीजों को समझने के लिए। हमारे देश में उच्च शिक्षा का पराभव कोई आज से नहीं शुरू हुआ है। लगभग 2.5-3 दशक का इतिहास है कि हम लगातार अपने विश्वविद्यालयों को खोखला बनाते जा रहे हैं। सरकारें आईं चली गईं, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार जारी है। और इस बीच में इस खोखलेपन को ढांपने के लिए हम कहीं रैंकिंग ला रहे हैं तो कहीं एक्रेडिटेशन ला रहे हैं। ये सब एक वैश्विक शब्दावली है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों को इन शब्दावलियों पे नापना उस तरह से है जैसे एक आदमी बहुत समय से बीमार पड़ा है और आप लगातार उसके स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले ये सवाल होना चाहिए कि विश्वविद्यालय पिछले 2.5 दशक से अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही शुरू करें तो वैचारिक किस्म के काम, लेखन, पढ़ना, इन सब चीजों को क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं। हमारे देश में हजारों की तादाद में अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। बहुत से विश्वविद्यालयों में अब पीएचडी के लिए सुपरवाइजर नहीं रह गए हैं। और दूसरी तरफ शिक्षकों पर यह दबाव है कि वो प्रकाशन करें। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कोई और जगह होगी जहां आप रातों रात 4-5 हजार रुपए देकर एक लेख सुबह तक छपा सकते हैं। जब से ये पूरा सिस्टम यूजीसी ने शुरू किया है तब से शिक्षकों के प्रकाशन भी रैंकिंग का आधार बन गए हैं। और अगर आप इस प्रक्रिया को थोड़ा सा भी गहराई में देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकाशनों का अब शोध से या वैचारिक ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। और एक बौद्धिक किस्म का भ्रष्टाचार पूरी उच्च शिक्षा पर फैल गया है। इसी तरह से अगर आप और क्राइटेरिया देखें रैंकिंग के तो आप समझ जाएंगे कि ये इसका अकादमिक किस्म की ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। अध्यापन के, प्रकाशन के, शोध के स्तरों में लगातार गिरावट आ रही है। और दूसरी तरफ हम परिस्थिति को इस तरह सामने ला रहे हैं मानो सब कुछ सामान्य चल रहा है। तो अगर आप जो विश्व रैंकिंग की आप बात कर रहे थे उसमें भारत का कोई भी विश्वविद्यालय न होना अपने आप में एक पर्याप्त संकेत है कि हम ऐसी किसी कसौटी पर नहीं खड़े होते जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ, विश्वविद्यालयों का कोई मूल्यांकन हो सकता है। अब उससे बचने के लिए हमने सोचा कि चलिए हम अपने ही देश का एक मूल्यांकन का सिस्टम शुरू करें। और उसमें अब हालत यह है कि कभी, जैसा आप कह ही रहे थे थोड़ी देर पहले, कि एक सिस्टम में कोई कॉलेज बहुत अच्छा आ रहा है, कोई विश्वविद्यालय बहुत ऊपर जा रहा है, दूसरे में वो एकदम नीचे आ रहा है। यानी कहीं कोई इसमें तारतम्य नहीं है। और यही दिखा रहा है कि ये पूरा जो रैंकिंग का सिस्टम है ये अपने आप में एकदम बेईमानी और खोखला है। और जब आप देखते हैं, जब होने लगती है तैयारी इन चीजों की, तो पूरा विश्वविद्यालय, पूरा कॉलेज एकदम खड़ा हो जाता है कि किसी न किसी तरह से हमको इसमें ठीक दिखना है। और उस सिलसिले में फिर जितने इनके पैरामीटर्स हैं उनकी एक तरह से उस तरह खबर ली जाती है जैसे आप किसी मरीज को अच्छे अच्छे कपड़े पहना के और उसका श्रृंगार करके और उसको इस लायक बना दें कि देखने आया है जो आदमी, उसको लगे कि हाँ ये तो ठीक हालत में चल रहा है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता था कि इस बहस को कोई जमीनी आधार देने की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि भारत में उच्च शिक्षा किस तरह से लगातार एक जबरदस्त संकट से जूझती हुई आज एकदम बेहाल हो गई है। और ये किसी एक सरकार की कोताही का सवाल नहीं है, ये एक संपूर्ण व्यवस्था के खंडहर होने की कहानी है। और इसके परिणाम स्वरूप आप पूरे, चाहे आप प्रांतीय विश्वविद्यालय लें, चाहे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय लें, सभी की स्थिति पर आप गौर कर सकते हैं। ये जो विश्व रैंकिंग में अगर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही एकमात्र आ पाया 250 नंबर पर, तो उसका वो अपने आप में हमें एक इंडिकेटर दे रहा है कि वो एक बड़ी पुरानी छोटी सी संस्था ही केवल जूझ पा रही है आज के संकट से। और कोई हमारा बड़ा विश्वविद्यालय या हमारी कोई बड़ा कॉलेज इस प्रक्रिया से गुजरकर किसी भी तरह से खरा नहीं उतर रहा है।